काठमांडू हिमालय के बीच बसा ये शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पुराने मंदिरों और परंपराओं का शहर, जहां हर गली नुक्कड़ अपनी कहानी कहता है और पुरानी इमारतें पुराने जमाने की याद दिलाती हैं। अब एक शहर जो जल रहा है। आग की लपटें रात के आसमान को चाट रही हैं। कभी शांत रहने वाली सड़कों पर एक अजीब सी रोशनी फैला रही है। धुआं आसमान में उठ रहा है। नीचे की उथल पुथल की एक भयानक याद दिलाता है। हवा तनाव और अनिश्चितता से भरी है। सड़कों पर गुस्से का एक दुखद संकेत। माहौल तनावपूर्ण है, निराश और हताश लोगों की चीखों से भरा हुआ। आंसू गैस और जलते टायरों की गंध से भरा हुआ। तीखा धुआं आंखों में चुभता है और फेफड़ों में घुटन पैदा करता है, जो लोगों की हताशा का एक भौतिक रूप है। ये वो काठमांडू नहीं है जो आपको ट्रैवल एड्स में दिखता है। मंदिरों और मुस्कुराते चेहरों की शांत तस्वीरें अब अराजकता और संघर्ष के दृश्यों से बदल गई हैं। ये एक ऐसा शहर है जो जाग गया है, उन अन्यायों के प्रति जाग गया है जो लंबे समय से इसे सता रहे हैं। बदलाव की जरूरत के प्रति जाग गया है। एक शहर जो विद्रोह कर रहा है। सड़कें हजारों लोगों के नारों से गूंज रही हैं। उनकी आवाजें न्याय की पुकार में एकजुट हैं। हफ्तों से नेपाल में बढ़ता गुस्सा महसूस किया जा रहा है। उबलता असंतोष आखिरकार सड़कों पर विरोध की लहर के रूप में फैल गया है। लोग टूटे वादों और खराब सरकार से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं। वे दृढ़ संकल्प के साथ मार्च कर रहे हैं। उनके बैनर ऊंचे हैं। हर दिन और लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है। हर गुजरते घंटे के साथ आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। राजधानी की तंग गलियों और बड़े चौराहों से गुजरती हुई एक विशाल भीड़। उनका संदेश स्पष्ट और अटल। वे राजा को वापस चाहते हैं। 2001 में मारे गए राजा वीरेंद्र की तस्वीरें हर जगह हैं। उनकी तस्वीर एक ऐसे अतीत का प्रतीक है जिसकी वापसी के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। 2001 में मारे गए राजा वीरेंद्र की तस्वीरें हर जगह हैं। उनकी तस्वीर एक ऐसे अतीत का प्रतीक है जिसकी वापसी के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। कई लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने देश के लिए मरा, एक शहीद जिनकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया। उनका चेहरा उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी समस्याओं के बावजूद कई लोग सुरक्षित और व्यवस्थित मानते हैं। एक ऐसा समय जब सड़कें धुएं और गुस्से से नहीं बल्कि दैनिक जीवन की आवाजों से भरी होती थी। अब जैसे ही शहर एक नई वास्तविकता के लिए जागता है, काठमांडू के लोग एक दौराहे पर खड़े हैं। उनकी आवाज, उनके कार्य इस प्राचीन शहर के भविष्य को आकार देंगे। दुनिया देख रही है कि कैसे मंदिरों का शहर काठमांडू अपने इतिहास के इस अशांत अध्याय को पार कर रहा है। नतीजा अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, लोगों का हौसला अटूट है। भीड़ में हर तरह के लोग हैं। जवान, बुजुर्ग, अमीर, गरीब, सब एक साथ हैं क्योंकि सब बेजार और गुस्से में हैं। उनकी आवाजें पूरे पुराने शहर में गूंज रही हैं। राजा को वापस लाओ, देश बचाओ, यही नारा लगा रहे हैं सब। वो नेपाल का झंडा लेकर चल रहे हैं जो एकता का प्रतीक है जब देश इतना बंटा हुआ है। लाल झंडा अपने अनोखे आकार के साथ अब कुछ नया मतलब रखता है। ये विरोध का, नेताओं और उनकी नाकामियों को नकारने का प्रतीक है। ये विरोध सिर्फ गुस्से के बारे में नहीं है, ये बदलाव के लिए एक पुकार है। लोग चाहते हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला भ्रष्टाचार बंद हो। वे चाहते हैं कि उनके नेता जिम्मेदारी लें। वे चाहते हैं कि हालात फिर से स्थिर हो जाएं। सरकार ने बहुत जल्दी और बड़ी बेरहमी से जवाब दिया। दंगारोधी कपड़ों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। संकरी गलियों में आंसू गैस भर गई। लाठियों के लोगों पर पड़ने की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। गोलियां चलाई गईं। गोलियों के लोगों को लगने की आवाज प्रदर्शनकारियों के नारों के बिल्कुल उलट एक डरावनी आवाज थी। अस्पताल घायल लोगों से भर गए जो सरकार की हिंसा का शिकार हुए थे, और ज्यादा लोग मारे गए। सरकार ने कर्फ्यू लगाकर अशांति रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग चुप रहने को तैयार नहीं थे। विरोध प्रदर्शन रात में भी चलते रहे। लोगों और सरकार के बीच लड़ाई हर दिन बदतर होती गई। ये प्रोटेस्ट राजा के वापस आने की मांग से शुरू हुए थे, लेकिन असल बात कुछ और है। ये प्रोटेस्ट लोगों के गुस्से को दिखाते हैं जो बरसों से बढ़ रहा है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल एक उम्मीद भरा देश था, लेकिन अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और करप्शन में फंस गया है। नेपाल में हर जगह करप्शन फैल गया है। बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों तक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसने देश की सड़कों और इमारतों को बर्बाद कर दिया है, इकोनॉमी को स्लो कर दिया है और लोगों का सरकार से विश्वास उठा दिया है। लोग अपने नेताओं को एक के बाद एक स्कैंडल में फंसे देखते हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई करप्ट ऑफिशियल्स को जाते हुए देखते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम देखते हैं जो उनके साथ अन्याय करता है, और अब वो तंग आ चुके हैं। सेक्शन 5, द पावर ऑफ द पीपल, द फ्लैग ऑफ यूनिटी। 5वां भाग, लोगों की ताकत, एकता का झंडा। In all the chaos and violence, something interesting happened. Amidst the turmoil, a sense of unity began to emerge. People from all walks of life, from different backgrounds and beliefs, found themselves standing side by side. The streets of Kathmandu, usually bustling with the daily grind, transformed into a stage for a collective voice. The air was thick with tension, but also with a newfound solidarity. इस सारे हंगामे और हिंसा में
कुछ दिलचस्प हुआ। इस उथल पुथल के बीच एकता की भावना उभरने लगी। अलग अलग पृष्ठभूमि और मान्यताओं वाले हर तरह के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। काठमांडू की सड़कें, जो आमतौर पर रोजमर्रा की भागदौड़ से भरी रहती हैं, एक सामूहिक आवाज के लिए मंच में बदल गईं। हवा तनाव से भरी थी, लेकिन एक नई एकजुटता के साथ भी। These protests have no leader. There is no single figurehead guiding the masses, no charismatic personality rallying the crowds. Instead, the movement is organic, growing from the ground up. It's a spontaneous eruption of shared grievances and common goals. The absence of a leader means that the movement is decentralized, making it both resilient and unpredictable. इन विरोध प्रदर्शनों का कोई नेता नहीं है। जनता का मार्गदर्शन करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। भीड़ को एकजुट करने वाला कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। इसके बजाय यह आंदोलन जमीनी स्तर से बढ़ रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये साझा शिकायतों और समान लक्ष्यों का एक सहज विस्फोट है। नेता की अनुपस्थिति का मतलब है कि आंदोलन विकेंद्रीकृत है, जो इसे लचीला और अप्रत्याशित दोनों बनाता है। No one person is in charge, no political party is running things. This is not a movement orchestrated by the usual power players. It's a grassroots uprising driven by the collective will of the people. The diversity of the crowd is striking. Young and old, men and women, people from different ethnicities and social classes, all united by a common cause. कोई एक व्यक्ति प्रभारी नहीं है, कोई राजनीतिक दल चीजें नहीं चला रहा है। यह सामान्य सत्ताधारियों द्वारा रचित आंदोलन नहीं है। यह लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति से प्रेरित एक जमीनी विद्रोह है। भीड़ की विविधता चौंकाने वाली है। युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं, विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के लोग सभी एक समान उद्देश्य से एकजुट हैं। This is a true uprising of the people, a sudden explosion of shared frustration. The anger and discontent that had been simmering beneath the surface for so long finally found an outlet. The clashes with the police are intense, but they only seem to strengthen the resolve of the protesters. Each confrontation is a reminder of what they are fighting for. ये लोगों का एक सच्चा विद्रोह है, साझा हताशा का अचानक विस्फोट। इतने लंबे समय से सतह के नीचे उबल रहा गुस्सा और असंतोष आखिरकार बाहर आ गया। पुलिस के साथ झड़पें तीव्र हैं, लेकिन वे केवल प्रदर्शनकारियों के संकल्प को मजबूत करती हैं। हर टकराव इस बात की याद दिलाता है कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। The only thing that unites the protesters is the Nepali flag. In the midst of the chaos, the flag stands as a beacon of hope and unity. It's a symbol that transcends individual differences and political affiliations. The sight of the flag waving above the crowd is a powerful reminder of their shared identity and common purpose. प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने वाली एकमात्र चीज नेपाली झंडा है। इस अराजकता के बीच झंडा आशा और एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो व्यक्तिगत मतभेदों और राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर है। भीड़ के ऊपर लहराते झंडे का दृश्य उनकी साझा पहचान और समान उद्देश्य की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। The orange and red banner, a symbol of national pride and unity, becomes a powerful symbol of the people's shared identity. The colors of the flag, vibrant and bold, reflect the spirit of the movement. It's a visual representation of their collective strength and determination. The flag is more than just a piece of cloth. It's a rallying point, a source of inspiration. नारंगी और लाल रंग का यह झंडा राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक, लोगों की साझा पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। झंडे के रंग, जीवंत और बोल्ड, आंदोलन की भावना को दर्शाते हैं। यह उनकी सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। झंडा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक रैली स्थल है, प्रेरणा का स्रोत है। It shows that their struggle goes beyond political parties, ethnic groups and social classes. The flag unites them in a way that nothing else can. It's a reminder that, despite their differences, they are all Nepali. Their fight is not just for individual rights, but for the future of their nation. The flag embodies their hopes and dreams for a better tomorrow. ये दर्शाता है कि उनका संघर्ष राजनीतिक दलों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों से परे है। झंडा उन्हें इस तरह से एकजुट करता है जैसा कोई और नहीं कर सकता। ये एक याद दिलाता है कि अपने मतभेदों के बावजूद वे सभी नेपाली हैं। उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए है। झंडा एक बेहतर कल के लिए उनकी आशाओं और सपनों का प्रतीक है। Because there's no leader, the protests are hard to predict and even dangerous. The lack of a central figure makes it difficult for authorities to anticipate the protesters' next move. This unpredictability adds an element of danger, but it also makes the movement more dynamic. The protesters are constantly adapting, finding new ways to make their voices heard. क्योंकि कोई नेता नहीं है, विरोध प्रदर्शनों का अनुमान लगाना मुश्किल है और खतरनाक भी। एक केंद्रीय व्यक्ति की कमी से अधिकारियों के लिए प्रदर्शनकारियों के अगले कदम का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यह अप्रत्याशितता खतरे का एक तत्व जोड़ती है, लेकिन यह आंदोलन को और अधिक गतिशील भी बनाती है। प्रदर्शनकारी लगातार बदल रहे हैं, अपनी आवाज सुनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। But this also makes them hard to stop. The decentralized nature of the movement means that it can't be easily dismantled. The protesters are like a hydra. Cut off one head, and two more take its place. The authorities are finding it increasingly difficult to contain the unrest.
Each attempt to suppress the movement only seems to fuel the fire. लेकिन इससे उन्हें रोकना भी मुश्किल हो जाता है। आंदोलन के विकेंद्रीकृत स्वरूप का अर्थ है कि इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शनकारी एक हाइड्रा की तरह है, एक सिर काट दो और उसकी जगह ले लेते हैं। अधिकारियों के लिए अशांति को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। आंदोलन को दबाने का हर प्रयास केवल आग में घी डालने का काम करता है। The government can't just arrest a few people and end the movement. The sheer number of protesters makes it impossible to target individuals. The movement is too widespread, too deeply rooted in the collective consciousness of the people. The government's usual tactics of intimidation and repression are proving ineffective. सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार करके आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती। प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या व्यक्तियों को निशाना बनाना असंभव बना देती है। यह आंदोलन बहुत व्यापक है, लोगों की सामूहिक चेतना में बहुत गहराई से निहित है। सरकार की धमकी और दमन की सामान्य रणनीतियां अप्रभावी साबित हो रही हैं। The people, united under the same flag, are a powerful force. Their unity gives them strength, their shared identity gives them purpose. The flag is a constant reminder of what they are fighting for. It's a symbol of their resilience, their determination, and their hope for a better future. As long as the flag flies, the movement will continue. एक ही झंडे के नीचे एकजुट लोग, एक शक्तिशाली शक्ति है। उनकी एकता उन्हें ताकत देती है, उनकी साझा पहचान उन्हें उद्देश्य देती है। झंडा इस बात की निरंतर याद दिलाता है कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। यह उनके लचीलेपन, उनके दृढ़ संकल्प और बेहतर भविष्य के लिए उनकी आशा का प्रतीक है। जब तक झंडा लहराता रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। भाग 6, शक की बातें। क्या ये सब प्लान किया हुआ है? जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे चल रहे हैं, एक सीक्रेट प्लान के रूमर्स फैलने लगते हैं। काठमांडू की क्राउडेड स्ट्रीट्स और टी हाउसेस में लोग फुसफुसा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जानबूझकर वायलेंस करवा रही है। वो कहते हैं कि ये प्रो मोनार्की मूवमेंट को बैड दिखाने और भी क्रैकडाउन्स करने का एक ट्रिक है। ये रूमर्स गवर्नमेंट के प्रति गहरे डिस्ट्रस्ट से आते हैं, एक ऐसा डिस्ट्रस्ट जो बरसों से बढ़ रहा है, टूटे प्रॉमिसेस और साफ दिख रहे करप्शन से और बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट का हार्श रिएक्शन इन सस्पिशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसी को नहीं पता कि ये रूमर्स सच हैं या नहीं, लेकिन ये नेपाल के डीप डिविजन्स को दिखाते हैं, डिविजन्स जो इस क्राइसिस ने और भी वर्स कर दिए हैं। सेक्शन 7 दी घोस्ट ऑफ किंग्स पास्ट, नॉस्टैल्जिया या जरूरत। लोग राजशाही वापस चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ पुराने दिनों को याद करने की बात नहीं है। काठमांडू की गलियों में पुरानी व्यवस्था की वापसी की मांग वाली आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन ये भावना साधारण नॉस्टैल्जिया से कहीं ज्यादा जटिल है। ये उस समय में वापस जाने की पुकार है जब चीजें ज्यादा निश्चित, ज्यादा स्थिर लगती थीं। कई लोगों के लिए राजशाही उस दौर का प्रतीक है जब देश एक सम्मानित व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट था। कई लोगों के लिए ये स्थिरता की सख्त जरूरत है। मौजूदा राजनीतिक माहौल अनिश्चितता और उथल-पुथल से भरा है। लोग सरकार में लगातार बदलाव, भ्रष्टाचार और स्पष्ट दिशा की कमी से थक चुके हैं। वे उस समय के लिए तरस रहे हैं जब उन्हें लगता था कि उनका देश एक स्थिर रास्ते पर है, एक ऐसे नेता द्वारा निर्देशित जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। स्थिरता की यह लालसा केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह उस भविष्य के बारे में है जिसे वे बनाना चाहते हैं। वे एक मजबूत नेता चाहते हैं जो देश की समस्याओं को ठीक कर सके। राजनीतिक रैलियों और भाषणों में बदलाव के वादे भरे पड़े हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये खोखले शब्द हैं। वे राजशाही को उस समय के रूप में देखते हैं जब नेता ज्यादा जवाबदेह थे, लोगों से ज्यादा जुड़े हुए थे। एक मजबूत, निर्णायक नेता की चाहत मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की निराशा को दर्शाती है। बहुत से लोग राजा बीरेंद्र को याद करते हैं, राजशाही खत्म होने से पहले के आखिरी राजा। उनके शासनकाल को अक्सर नॉस्टैल्जिया के चश्मे से देखा जाता है, एक ऐसे समय के रूप में जब देश में शांति और एकता थी। राजा बीरेंद्र को न केवल एक शासक के रूप में, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और गौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी छवि एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि देश ने क्या खोया है। वे उन्हें एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं, जिसने लोगों को एक साथ लाया और उनका सम्मान अर्जित किया। दिवंगत राजा के लिए स्मारक समारोह और सम्मान के सार्वजनिक प्रदर्शन आम हैं, जो दर्शाते हैं कि कई लोग अभी भी गहरा भावनात्मक संबंध महसूस करते हैं। उनकी नेतृत्व शैली, परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण की विशेषता अक्सर उद्धृत की जाती है कि देश को अब क्या चाहिए। 2001 में उनकी हत्या, एक भयानक घटना जिसने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, ने उनकी छवि को और मजबूत कर दिया। राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के दुखद नुकसान ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया है जो कभी पूरी तरह से भरा नहीं गया है। यह घटना राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित है, इस विचार को पुष्ट करती है कि उनका नेतृत्व एक स्वर्ण युग था जो अचानक और गलत तरीके से समाप्त हो गया। यह स्पष्ट नहीं है कि राजशाही को वापस लाना नेपाल की समस्याओं का जवाब है। दोनों पक्षों में जोरदार तर्कों के साथ बहस जारी है। कुछ का मानना है कि राजशाही को बहाल करने से स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव बहाल हो सकता है, जबकि अन्य का तर्क है कि यह एक कदम पीछे होगा। सवाल बना हुआ है,
क्या अतीत की ओर वापसी भविष्य के लिए समाधान प्रदान कर सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक कदम पीछे होगा, उस व्यवस्था की ओर वापसी जो 21वीं सदी में नहीं है। उनका तर्क है कि राजशाही एक पुरानी संस्था है जो आधुनिक शासन की जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक अधिक प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था की इच्छा को उजागर करते हैं जो एक शासक के बजाय लोगों को सशक्त बनाती है। वे कहते हैं कि समाधान लोकतंत्र को मजबूत बनाने, भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों को ज्यादा शक्ति देने का है। इन आवाजों के अनुसार नेपाल के भविष्य का विजन लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने में है जो वास्तव में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। आगे का रास्ता अतीत की ओर लौटने में नहीं, बल्कि सभी के लिए एक अधिक समावेशी और जवाबदेह व्यवस्था के निर्माण में देखा जाता है। सेक्शन 8, एक देश कगार पर, नेपाल का अनिश्चित भविष्य। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, विरोध प्रदर्शन के एक और दिन पर नेपाल एक मोड़ पर है। भविष्य अस्पष्ट और खतरनाक है। सरकार के कठोर कदमों ने हालात को और बदतर बना दिया है। लोग हिम्मत दिखाते हुए हार नहीं मान रहे हैं। दूसरे देश भी बारीकी से देख रहे हैं। विदेशी सरकारें शांति बनाए रखने के लिए कह रही हैं और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहती हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं दिख रहा है। नेपाल की स्थिति बहुत अस्थिर है, जैसे माचिस की डिब्बी बस आग पकड़ने ही वाली हो। सवाल यह है कि क्या नेपाल के नेता अपनी जनता की बात सुनेंगे? क्या वे उन समस्याओं को ठीक करेंगे जिनकी वजह से यह अशांति हुई, या देश और अराजकता में गिर जाएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। भाग 9, समापन, अधूरी क्रांति। काठमांडू में ये विरोध प्रदर्शन बस राजा को वापस लाने के लिए नहीं है, ये एक गहरी समस्या दिखाते हैं, उस अधूरी क्रांति का संकेत जो 2008 में राजशाही खत्म होने पर शुरू हुई थी। ये दिखाते हैं कि सच्चा डेमोक्रेसी भ्रष्टाचार और असमानता के साथ नहीं चल सकता। नेपाली लोग बहादुर और दृढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। अब उनके नेताओं के सुनने का समय है, उनकी चिंताओं को दूर करने का, देश में फूट को मिटाने का। नेपाल का भविष्य अनिश्चित है। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है कि क्या सच्चे डेमोक्रेटिक नेपाल का सपना पूरा होगा या अशांति से बर्बाद हो जाएगा।